हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। मैं हूं अमैच अख्तर। आज हम लोग एटम एंड मॉलिक्यूल्स का वन शॉट रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा रैपिड होगा, थोड़ा सा फास्ट होगा, सो बी सिंसियर। और पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर 4 जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, उसी का हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर 4 देखिए, एटम के बारे में ऑलरेडी हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ चुके हैं। एटम क्या है? इंडिविजुअल इनविजिबल एंटिटीज़ है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अब इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो होता है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया? इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जे थॉमसन ने किया। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन अगर क्वेश्चन आया तो जे थॉमसन ने। ठीक है, किस एक्सपेरिमेंट से? तो फ्रॉम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्लियर। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, और प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने किया? प्रोटॉन की डिस्कवरी किया ई गोल्डस्टीन ने। ठीक है, गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया। एक्सपेरिमेंट कौन सा था? तो एनोड रे एक्सपेरिमेंट और कैनेल रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना है? तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और प्रोटॉन पे चार्ज सेम होता है, बट इलेक्ट्रॉन पे माइनस लेते हैं और प्रोटॉन पे प्लस लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को किससे डिनोट करते हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। इलेक्ट्रॉन को डिनोट किससे किया जाता है? फटाफट बताइए। इलेक्ट्रॉन को किससे डिनोट किया जाता है? इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट किया जाता है। किससे? ई से इलेक्ट्रॉन को डिनोट किया जाता है। प्रोटॉन को पी से। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने किया। चैडविक ने डिस्कवरी किया। और अल्फ़ा पार्टिकल और लाइटर एलिमेंट। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, और इस पर जो मास होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्लियर। अब मॉडल ऑफ एटम की बात कर लेते हैं। मॉडल ऑफ एटम जो है आपका, वो 3 मॉडल है। सबसे पहला मॉडल हो गया थॉमसन मॉडल, जिसको वाटर मिनरल मॉडल भी बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पॉजिटिव स्फीयर, वाटर मिनरल हो गया। उसमें जो लाल लाल होता है वो हो जाता है प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सीड को इलेक्ट्रॉन बोला। ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम हैज़ मैक्सिमम इमिटी स्पेस बताया था। पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई लेस स्पेस और न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल। ये रदरफोर्ड मॉडल का था और वो सोलर सिस्टम से लिया था। जैसे बीच में सन होता है, चारों तरफ प्लेनेट मूव करता है, तो उसी तरीके से उन्होंने बताया था। आगे फर्दर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बोहर्स मॉडल की बात करें तो बोहर्स मॉडल में जो लिमिटेशंस था, फिक्स ऑर्बिट के बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है, कंप्लीट डिस्कशन इसका आगे हम लोग करने वाले हैं। अब देखिए, एक होता है एटम में एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स में। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मिसप्रिंट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है। तो 1 है तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होगा। 2 है तो 2 प्रोटॉन या 2 इलेक्ट्रॉन होगा। एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर। अब देखिए, आइसोटॉप क्या होता है? आइसोटॉप में टी आता है, तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटॉप सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे आपका क्लोरीन हो गया 35, क्लोरीन 37, है ना, ये आइसोटॉप हो गया। हाइड्रोजन का कितना आइसोटॉप? हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये हो गया उसका आइसोटॉप हो गया। ठीक है। आइसोबार क्या होता है? डिफरेंट एलिमेंट बट सेम मास। जैसे आपका हो गया आर्गन और कैल्शियम। आर्गन का भी 40 और कैल्शियम का भी 40।
ठीक है। मास सेम हो, एलिमेंट अलग हो तो वो आइसोबार कहलाता है। और आइसोटॉप जिसका एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, ठीक है। ओवरऑल आपको ओवरव्यू इस चैप्टर का मिल चुका है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का ऑलरेडी हो गया, ठीक। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हो गया और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी हो गया। मॉडल से बात करते हैं हम लोग। पहला एटॉमिक मॉडल जो है, देयर आर 3 मॉडल ऑफ एटम। कितना है, जल्दी जल्दी बोलते जाइए। पहला थॉमसन मॉडल जिसको वाटर मिलन मॉडल बोलते हैं। रदरफोर्ड मॉडल जो सोलर सिस्टम का मॉडल है, जिसमें बीच में न्यूक्लियस है, चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है लेकिन फिक्स ऑर्बिट में नहीं। बोस मॉडल, बीच में न्यूक्लियस है, चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है लेकिन फिक्स ऑर्बिट में, और हर का एनर्जी लेवल अलग अलग होगा। क्लियर, याद रखना है। अब बात कर लेते हैं, पहला है आपका थॉमसन मॉडल। देखिए थॉमसन मॉडल क्या है, सिंपल। सबसे पहला जो मॉडल देने वाले थे वो जे थॉमसन से, उनका मॉडल था। थॉमसन मॉडल को, एटॉमिक मॉडल को वाटर मिलन मॉडल भी बोला जाता है। क्लियर, दिस मॉडल इज ऑफन कॉल्ड वाटर मिलन मॉडल, ठीक है। उसके बाद इन दिस मॉडल थॉमसन प्रेडिक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द पॉजिटिव स्फीयर, ठीक है। पॉजिटिव स्फीयर, ये जो आपका रेड कलर का होता है ना, जैसे आप वाटर मिलन को कट कीजिएगा तो रेड कलर का जितना पार्ट दिखेगा वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो आपका रेड कलर है वो निगेटिवली चार्ज होता है। जस्ट सेम सीड ऑफ वाटर मिलन आर इम्बेडेड इन रेड एडिबल पार्ट ऑफ वाटर मिलन। क्लियर। अब देखिए इसका और क्या था, ऑल्सो दिस मॉडल एक्सप्लेन न्यूट्रल, और ये मॉडल बताया कि एटम जो होता है न्यूट्रल होता है, कुड नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कुड नॉट ऑन एटम, हैंस इट वाज डिस्कार्डेड। बाद में इसका साइंटिफिक रीज़न नहीं बताया, बस वो उन्होंने बताया कि ये न्यूट्रल होता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के बारे में नहीं बताया, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ये उसका क्या था, डिमेरिट था। डिमेरिट क्या था, न्यूक्लियस के बारे में उन्होंने नहीं बताया। पहला डिमेरिट, न्यूक्लियस के बारे में कोई चर्चा नहीं। दूसरा डिमेरिट, इलेक्ट्रॉन मूवेबल होता है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। क्लियर, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए रदरफोर्ड मॉडल, जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला था। रदरफोर्ड वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियस की खोज की। न्यूक्लियस की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की। क्लियर, थोड़ा सा बात समझ में आ रहा होगा आई होप। देखिए रदरफोर्ड मॉडल क्या कहता है। रदरफोर्ड मॉडल जो आया वो एक एक्सपेरिमेंट से आया जिसका नाम हुआ इन हिज फेमस अल्फ़ा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एलिमेंट भी बोला जाता है, किस पे, गोल्ड फॉइल पे। तो अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के, अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिव। सबसे पहले व्हाट इज़ अल्फ़ा पार्टिकल, तो अल्फ़ा पार्टिकल इज़ ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हुज मास इज़ इक्विवेलेंट टू द हीलियम। हीलियम के मास के बराबर किसका मास था, अल्फ़ा पार्टिकल का। क्लियर, यहाँ पे गोल्ड फॉइल लिया गया। गोल्ड फॉइल क्यों लिया गया, बिकॉज गोल्ड फॉइल इज़ लेस रिएक्टिव एंड हाईली डक्टाइल। उसको पीट पीट के बहुत पतला शीट बनाया जा सकता है और लेस रिएक्टिव, इसलिए गोल्ड फॉइल लिया गया। क्लियर। अब देखिए रदरफोर्ड मॉडल फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन। अब इसका ऑब्जर्वेशन क्या था, पहले इसका एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद जैसे देखिए यहाँ पे आपको जूम करके दिखाया गया है कि ये इलेक्ट्रॉन है। उसमें उन्होंने क्या किया था कि जैसे आपका ये गोल्ड फॉइल, यहाँ पे इसको आप ऐसे समझ लीजिए, थोड़ा सा कष्ट देना चाहेंगे। देखिए ये ले लिया गोल्ड फॉइल उन्होंने, मान ली पतला सा गोल्ड फॉइल है और यहाँ पे आपका जिंक सल्फाइड का चादर डाल दिया, ठीक है, ताकि जब इस पे अल्फ़ा पार्टिकल आए तो यहाँ से स्पार्क पता चले कि इससे पास हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल को पास कराया गोल्ड फॉइल से, ठीक है, पास कराया तो कुछ पार्ट, जब गोल्ड फॉइल से पास कराया तो कुछ जो बहुत सारे रेज जो थे वो तो स्ट्रेट चले गए, कुछ सम एंगल पे डेविएट हो गए और 12,000 में से एक जो है वो वापस चला आया। तो यही इसका ऑब्जर्वेशन है, जो क्या क्या उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या ऑब्ज़र्व किया उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, देखिए यहाँ पे, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, बिना डिफ्लेक्ट किए हुए चला गया, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। मतलब क्या है कि बहुत सारा एम्प्टी स्पेस हो गया एटम के अंदर। दूसरा, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल एट स्मॉल एंगल, छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट किया कुछ पार्टिकल। और तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था उनका,
तीसरा ऑब्जर्वेशन था आउट ऑफ एवरी 12,000 अल्फ़ा पार्टिकल टू रिबाउंड, 12,000 में से एक पार्टिकल वापस रिबाउंड हो गया, वापस चला आया। ठीक है, उससे इन 3 ऑब्जर्वेशन से ये जो देखे, ऑब्जर्वेशन मतलब छानबीन, जो एक्सपेरिमेंट में इनको देखे, उससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला, वो देख लेते हैं। उनका जो पहला निष्कर्ष ये निकला कि एटम कंसिस्ट, बहुत सारा अल्फ़ा पार्टिकल सीधे चला गया, तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि सीधा इसलिए गया कि एटम कंसिस्ट ऑफ प्रीडोमिनेटली एम्प्टी स्पेस, यानी बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है, सो बहुत सारा पार्टिकल इससे अनडिफ्लेक्टेड चला गया। पहले ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन का क्या था, एटम कंटेन सेंट्रली प्लेस पॉजिटिव, एटम उन्होंने कहा कि बीच में जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, जिससे 12,000 में से एक वापस चला आया। उसके बाद सिंस माइन्यूट फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल सफर्ड डिफ्लेक्शन अ वेरी few backward, this leads conclusion most of space of atom empty and space occupied the nucleus is negligible compared to this। मतलब ये कहा कि कुछ जो है ना, जो डिफ्लेक्ट किया सम एंगल पे, ये बता रहा है कि पॉजिटिव चार्ज है, तो अल्फ़ा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज था, इसलिए वो स्लाइक चार्ज उसको रिपेल कर दिया। ये कंक्लूजन निकाला और यहाँ से फिर उन्होंने मॉडल ऑफ एटम दिया, जो रदरफोर्ड ऑफ मॉडल के नाम से। उसके बाद देयर इज़ अ पॉजिटिवली प्लेस न्यूक्लियस इन एटम नियरली ऑल मास रेजिडेंट। उन्होंने कहा कि जितना मास है ना, वो कहाँ पे है, न्यूक्लियस पे ही है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस वेल डिफिनिट ऑर्बिट, फिक्स ऑर्बिट में नहीं, वेल डिफिनिट। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो बहुत छोटा है किसके, एटम के कंपेयर में। ये सब उनका कंक्लूजन था। ठीक है, उसके बाद यही उनका मॉडल है, बीच में न्यूक्लियस है, चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ड्रॉबैक क्या था, ड्रॉबैक ये था कि अगर प्लैंक कांस्टेंट की थ्योरी ली जाए, तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करता है तो वो अपना एनर्जी लॉस कर देता है। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ मूव कर रहा है, तो एनर्जी लॉस करेगा, लॉस करने के बाद ये फ्यूज़ कर जाएगा और एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए इसको दूर करने के लिए नील्स बोहर ने अपना मॉडल दिया, जो बोहर्स मॉडल के नाम से फेमस हुआ। बोहर्स मॉडल में क्या था कि एटम जो है आपका, एटम के बीच में न्यूक्लियस तो रहेगा ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ क्या करेगा, फिक्स ऑर्बिट में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। और जब कोई भी चार्ज पार्टिकल फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो अपना एनर्जी लॉस नहीं करता है। तो इस मॉडल को नील्स बोहर ने दूर किया कमी को, जो रदरफोर्ड का था। और आज तक कौन सा हम ऑब्जर्वेशन पढ़ रहे हैं, नील्स बोहर का। ठीक है, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन अलाउ टू इनसाइड द एटम। ठीक है, उसका व्हाइल रिवॉल्विंग डिस्क्रीट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। अगर अलग अलग ऑर्बिट में वो मूव करेगा तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। एनर्जी इमिटेड और ऑब्जर्व बाय द एटम ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में अगर वो मूव करेगा तब, जैसे इस तरीके से यहाँ मूव किया, यहाँ से दूर चला गया। अगर एक ही ऑर्बिट पे मूव करता रहेगा तो इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, एनर्जी लॉस नहीं करेगा। तो ये 3 मॉडल था, किसका, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और नील्स बोहर मॉडल। अभी कौन सा मॉडल चल रहा है, नील्स बोहर मॉडल। क्लियर। अब हम लोग एटॉमिक नंबर की बात करेंगे। एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन प्रेजेंट इन एनी एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। ठीक है, और मास नंबर क्या होता है, मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, मास नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को बोलते हैं मास नंबर। क्लियर। अब देखिए, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट यहाँ पे क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन
ए में, बी में और सी में। अब देखिए क्लोरीन, अब ये कोई भी एलिमेंट हो, मान लीजिए एक्स एलिमेंट है, यहाँ पे रहता है आपका एटॉमिक नंबर, यहाँ पे होता है मास नंबर, ये याद रखिएगा। तो ये क्लोरीन है तो 17 है, तो 17 क्या होगा, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ पे मास नंबर है। तो हम जानते हैं ए बराबर होता है N प्लस पी। ए बराबर क्या होता है, N प्लस पी। अब ए दे दिया आपका 35 बराबर न्यूट्रॉन प्लस कितना हो गया 17। अब यहाँ से न्यूट्रॉन नहीं निकल जाएगा, न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा 35 माइनस 17, तो 18 हो जाएगा। 35 माइनस 17 देखिए निकल गया। तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। बस यहाँ पे देखिए 11 प्रोटॉन दिया हुआ है, 23 मास नंबर है, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, मास नंबर ए माइनस पी कर दीजिए। तो ए कितना है आपका 23 माइनस 11 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 11 23 होता है। आसानी से दोनों का हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, याद रखना है ए बराबर होता है N प्लस पी, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में एक लेक्चर और डालेंगे, उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगर बात समझ में आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।